Now we are in the second term. First term is over, and we have come back to our second term. And in the second term, though the syllabus as compared to what you had in your first term for the communicative is comparatively less, but then now the burden of syllabus will be more because you are going to have the complete book in your finals, because you are now entering into your finals. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, चार हमारे महीने हैं. फेब इज योर एग्जाम, दैट्स फाइनल, देर इज नो सेकेंड थॉट. तो हमारे पास 4 महीने हैं, जिसके अंदर से हमारा अक्टूबर का महीना विल बी लाइक, यू नो, वॉबलिंग. as you have Navratri, then you also will be having ending आपका दशहरा, then you have your दिवाली. तो काफी ऐसा ना वो डिस्टर्ब रहेगा. तो अक्टूबर will be short, but when it comes to November and December, that would be the complete month. And in Jan, most of the schools like DAVs, they conduct their pre-boards, pre-exams करते हैं. तो दैट मीन्स हमारे पास अब ये जो मोटा मोटा 2.5-3 महीना है, दिस इज द एंटायर इन विच फर्स्ट वी नीड टू complete our entire syllabus, then re-revise from first chapter onwards, along with all the writing skills and everything. तो अब हमारा जो काम करने का तरीका है वो भी थोड़ा सा चेंज होगा. Let me first of all, before we proceed to the actual chapter which I'm going to do with you, the poem, I'll tell you कि जब हम लोग पेपर के अंदर एग्जाम्स चेक करते हैं, मीन्स व्हेन योर एग्जामिनर इज देयर एंड ही और शी इज इवेल्युएटिंग इन योर 10th स्टैंडर्ड, तो वही हमारा 9th का भी होता है. तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, यू आर हैविंग 3 kinds of questions, right? Let me put this from the very first day. हमें जो है इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अब अपनी पढ़ाई को किस तरीके से स्टार्ट करना है. ठीक है. तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे विच माइट बी शॉर्ट क्वेश्चंस, विच माइट बी देन लॉन्ग क्वेश्चंस, एंड ऑफ कोर्स यू हैव द आरटीसी. तो बच्चा, अब आप जो पढ़ाई करोगे from the day one, you are having the poems, you are having one this drama and the chapters. कोई भी चैप्टर करना है, लेट अस से अब हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस. तो शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे कितने होते हैं? हमारा जो वर्ड लिमिट होता है वो होता है 40 to 50 वर्ड्स, राइट? तो 40 to 50 वर्ड्स को आपने कैसे लिखना है कि आपकी टीचर आपको पूरे मार्क्स दे दे? आंसर आपको आता है. अब आप क्या करते हो, कई बार आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज, इफ द क्वेश्चन इज गिवन, whatever a question is given, what they do is they would be writing a straight answer. Answer straight लिख रहे हो, very good. But if you see this question is of 40 to 50 words, तो आपको क्या करना है, you need to start the answer. अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, I'm just taking one question. Why did, मतलब क्वेश्चन हमारा है why did, why से स्टार्ट हो गया, ठीक है. ड्यूक जंप ओवर हिज मास्टर. तो अब आपका आंसर तो सिंपल है, आपका आंसर तो बिल्कुल सिंपल है, बिकॉज ही वॉज एक्साइटेड. आंसर तो इतना ही है भाई, इसमें तो और कुछ है ही नहीं. लेकिन अब हमारा क्वेश्चन है 40 to 50 वर्ड्स का, 30 to 40 वर्ड्स का, तो दैट मीन्स इट शुड बी, देयर शुड बी एटलीस्ट 4 to 5 लाइंस हमारे होने चाहिए. तो हम कहाँ से ये 4 to 5 लाइंस हम लोगों को पैदा करना है? तो व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें उससे पहले का थोड़ा सा बताना है, यानी कि द इंसिडेंट विच हैपेंड बिफोर, कि ड्यूक वॉज पुट इन टू द केनल. अब
यहां पर मैं जो बताने जा रही हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनना। ड्यूक केनल, ठीक है। ही वॉज अवे फ्रॉम हिज मास्टर फॉर मोर देन 3 months. Therefore, when he met, या when he met back his master, he was excited. अब हमारा जो मेन आंसर है वो क्या है? एक्साइटेड, ठीक है, राइट। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये हमने यहां उतारना है। therefore he jumped over his master। तो हमारा जो क्वेश्चन है, दिस हैज कम इनटू द राइट पैटर्न। अब अब क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? अब इसके अंदर हमारी बुक को, अब हमें अपनी बुक को अपने सामने रखना है, ठीक है। जब हम बोर्ड में पेपर के क्वेश्चंस चेक करते हैं, तो कुछ हमारे वर्ड्स होती हैं विच आर देयर इन दैट पर्टिकुलर पैसेज, जहां से ये क्वेश्चन हमारा उठाया गया है। जहां से ये क्वेश्चन हमारा उठाया है उनमें कुछ वर्ड्स होते हैं, और उनमें क्या क्या वर्ड्स थे हमारे? ड्यू, कैनल, वो कैनल में रह रहा था, मतलब वो जैसे क्रश होता उसमें रह रहा था, तो ये हमारा वर्ड यहाँ पर मिल रहा है, तो यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स। देन जो इसका एक्चुअल आंसर है वाई, तो वाई का आंसर था ही वॉज एक्साइटेड। इसको आप अंडरलाइन कर दो, जस्ट अंडरलाइन इट, ताकि इट इज हाईलाइटिंग इन योर आंसर शीट। इट इज हाईलाइटिंग इन योर आंसर शीट, तो आपका आंसर हो गया। एंड यू हैव कंप्लीटेड इट विद द सेंटेंस दैट इज देयर इन द क्वेश्चन, देयरफॉर ही जंप्ड ओवर हिज मास्टर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। देखिए बच्चा, हर एक चैप्टर के अंदर, पोयम के अंदर, ड्रामा के अंदर, देर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड एज वोकैबुलरी, एंड सीबीएसई इज वेरी पर्टिकुलर कि आप उन वोकैबुलरी को लर्न करो। तो ये जो वोकैबुलरी है, ये क्या है? ये वही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं विच आर गिवन इन दैट पैराग्राफ और इन दैट क्वेश्चन। तो हमेशा उनके, जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करने की कोशिश करो जो आपके बुक्स में दिए होते हैं, एंड दैट वुड हेल्प यू आउट टू फेच फुल मार्क्स। दैट मीन्स इफ यू हैव स्कोर्ड, आज के पेपर के अंदर आपके 80 में से 65 है, तो बाय फाइनल्स इट शुड रिफ्लेक्ट टू 72। Maybe a teacher might cut half marks because of the checking pattern, because मेरी चेकिंग पैटर्न और दूसरे टीचर के चेकिंग पैटर्न में थोड़ा फर्क हो सकता है, तो उसको लेते हुए वी नीड टू कीप इट इन माइंड, और हम हाफ मार्क्स रख सकते हैं। बट देन ये जो मार्क्स हमारे कट रहे हैं फॉर द वोकैबुलरी और फॉर दिस, ये पहले हमने नहीं लिखा, सीधा आंसर लिख दिया, दैट शुड नॉट बी देयर। So now when you are starting with your new second term, please keep all these in your mind so that you are not going to miss even a single word. Right? Now I am starting with a very interesting poem. Why I say this is an interesting poem? क्योंकि ये पोएम वो था, जब मैंने इस पोएम को पढ़ाया था अपने स्कूल के अंदर, तो माय डॉटर वाज आल्सो माय स्टूडेंट, एंड ये पोएम पढ़ने के बाद शी मेड इट श्योर दैट शी ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस। This poem, oh, if you see, there is a word called oh. ये जो ओ है, दिस इज अ रिग्रेट। काश, आई विश I had looked after me teeth. Now, the question comes in your exam, हमारा पहला, कि यहाँ पर ये मी टीथ क्या होता है? मी तो मुझे होता है, मी तो मुझे होता है। तो दिस इज टू गिव अ राइमिंग स्कीम टू द वर्ड माई इन द ओल्डर इंग्लिश पैटर्न। इट हैज बीन रिटन मी। अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि भाई इसमें मी क्यों लिखा है, इट शुड हैव बीन माई,
तो it is because it is to give a rhyming pattern in the older form, and the word my has been replaced with me. So as you can see on the screen, the theme is regret. जो पोएट है, पोएटेस है, शी इज सिटिंग इन द डेंटिस्ट चेयर. नाउ शी इज ओल्ड, अब वो बूढ़ी हो चुकी है और उनके दांतों में कीड़े लग चुके हैं. द पोएट इज पाम आयरिस, एंड she now regrets while she is sitting on that chair कि भाई मैंने अपने दांतों की देखभाल क्यों नहीं की. जब मैं छोटी थी, जब हम बच्चे होते तो हम क्या बोलते हैं, बेटा डोंट ईट मोर चॉकलेट्स. बोलते हैं ना हम लोग, डोंट ईट मोर चॉकलेट्स, डोंट हैव द स्वीट टूथ, मतलब ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए. एंड इफ यू आर ईटिंग, अभी भी डेंट मतलब कि जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं अगर आप स्वीट खाते हो वो बुरी बात नहीं है, स्वीट खाने के बाद दांतुन करो. तो वो कहती है कि जब वो छोटी थी तो शी यूज टू ईट एवरीथिंग दैट वाज, यू नो, मैं उसको अट्रैक्ट करती थी. एंड उस वक्त में शी वुड कंसोल हर सेल्फ, मैं दांतुन तो करती हूँ. और दांतुन वो ऐसे नहीं करती थी. जस्ट हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठे, ब्रश निकाला, कभी सोचना, ब्रश निकाला, टूथपेस्ट डाला, हो गया. आजकल के बच्चों को तो ये होता है कि मेरे मोबाइल में कौन सा मैसेज आया होगा. हमारे लिए कुछ और प्रॉब्लम्स होती थी. बट द राइट वे इज समथिंग डिफरेंट, है ना. और फिर वो कहती है कि जब मैंने, मतलब अब मैं डेंटिस्ट के चेयर पे बैठी हूँ, एंड शी सो स्केयर्ड, क्योंकि अब उसके दांतों में मोलर, खासकर जो मोलर्स होते हैं वो इसीलिए खराब होते हैं, उनमें इसलिए कैविटीज आते हैं इफ यू आर ईटिंग मोर ऑफ स्वीट गम्स. कहती है काश कि मैंने उस वक्त में इन चीजों पर ध्यान दिया होता, आई वुड हैव थ्रोन ऑल द स्वीट्स. और आज मेरे दांतों को ड्रिल किया जा रहा है, मींस देयर इज अ फिलिंग, पूरा गड्ढा पड़ चुका है, तो उसमें अमेलगम जो आपकी फिलिंग होती है, विच इज अ सिल्वरी, कहते हैं ना चांदी भरा है, तो दैट हैज बीन फिल्ड. एंड जो डॉक्टर है, ही इज, शी मतलब कि द डॉक्टर इज टेकिंग मोर पेन, और उसको दर्द भी हो रहा है. तो वो कहती है कि पहले जब मैं छोटी थी तो अपनी मम्मी का मजाक उड़ाती थी, उनके पूरे दांत जो हैं वो नकली थे, एंड आई यूज टू मेक फन. और अब ऐसा लग रहा है दैट थिंग्स हैव रिटर्न बैक. अब मुझे लग रहा है मेरे साथ भी ऐसा ही होगा. इट लुक्स, वो जो दांत थे ना जो मम्मी के होते थे, पूरा होता क्या है, जो नकली दांत होते हैं दे आर केप्ट इन द वाटर सो दैट दे आर नॉट स्पॉइल्ड. ये देखिए अब वो मुझे लग रहा है एज इफ दे आर टीजिंग मी. एंड दिस इज, she gives a message in a very humorous way that we need to care for our dental hygiene as we care for anything else. Now let me come to the personal one कि जो dental hygiene होता है ना, this is not actually only our mouth. It is actually connected to so many diseases that we actually carry through our mouth. सबसे पहला तो बैड ब्रेथ होता है. देर आर पीपल जिनके पास जाते हुए भी बहुत घबराहट होती है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देन जस्ट लुक एट द मिरर, स्माइल. इफ योर इफ योर टीथ डजंट लुक, डू नॉट लुक गुड, कितना बुरा लगता है. एंड वेन योर टीथ आर स्पार्कलिंग, कितना अच्छा लगता है. तो देखिए, स्माइल टू योर एंटायर फेस. बाद में जाकर हम इतना पैसा खर्च करते हैं, बट इफ वी आर एबल टू टेक केयर, दैट वुड ऑल्सो हेल्प अस टू कीप अवे फ्रॉम अदर डिजीजेस लाइक डायबिटीज एंड अदर क्रॉनिक इलनेस. तो द मेन थीम इज रिग्रेट, मतलब वो पछता रही है. वो जो पोएटेस है वो पछता रही है. एंड द
message is we must look for our dental hygiene as we look for any other hygiene. The poetess is Palm Iris, and the rhyme scheme you have is AABBA. और इसमें आपके बहुत सारे poetic devices हैं like alliteration, assonance, anaphora, enjambment, onomatopoeia, personification, and imagery. So let us start with the poem. Oh, I wish I had looked after my me teeth. Above you can see it is written, parents alone are responsible for inculcating a good sense of dental hygiene among children. Do you agree? Yes, of course, as I said, that dental hygiene is one of the most underrated, thing which we don't care. But it is actually the most important. We must care because all the germs that we carry that are moved only through, most of them are moved through our mouth. So listen to this poem. Oh, now ये जो वर्ड है ओ, ये क्यों लिखा गया है? दिस इज शोइंग रिग्रेट। ये क्या दिखा रहा है? कि वो जो है पछता रही थी। सो द पोएट स्टार्ट्स द पोएम विथ रिग्रेट। काश, वो कहती है काश, आई विश, काश मैंने किया होता। I had looked after me teeth. As I said, here this word me teeth is used to just change this my teeth in the older language to give a rhyming effect. It has been written me teeth, but it is actually my teeth. And spotted the perils. Perils मतलब जो नुकसान, जो मेरे नीचे नुकसान हो रहा था, काश कि मैंने उनको देखा होता। All the toffees I chewed and the sweet sticky food. Oh, I wish मैंने अगर पहले देखा होता तो शायद वो जो टॉफीज जिनको मैं चू मतलब कि चबाती थी, वो जो स्वीट स्टिकी फूड होते थे, यानी कि जो दांतों से चिपक जाते थे, मैं उनको कभी नहीं खा। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे दांतों में इतना नुकसान होने वाला है तो आई वुड हैव नेवर डन दैट। आई विश आई हैड बीन दैट मच मोर विलिंग। यहां पर इफ यू सी, दिस इज कॉल्ड एज पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं। इट इज नॉट रिटन इन फुल फॉर्म, विलिंग है एंड फिलिंग है। इट हैज बीन रिटन विलिन एंड फिलिन। I wish I had been that much more willing when I had more tooth than filling. मतलब I would have been much more willing, मतलब I was more responsible। अगर मैं उस वक्त ज्यादा responsible होती जब मेरे पास दांत थे, फिलिंग नहीं थे। अब मेरे पास क्या है? मेरे दांतों में फिलिंग ज्यादा है और दांत कम है। टू पास अप गॉबस्टॉपर्स फ्रॉम रेस्पेक्ट टू मी चॉपर्स। अब यहां पर प्लीज अगेन यू हैव टू बी बिट केयरफुल। टू पास अप गॉबस्टॉपर मतलब व्हेन आई यूज टू, वो जो गॉबस्टॉपर्स होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं स्वीट्स, जब मैं उनको खाती थी तो शायद मैं उनको नहीं खाती। फ्रॉम रेस्पेक्ट टू माई चॉपर्स, मी चॉपर्स मतलब माई चॉपर्स। यहां पर माई चॉपर्स इज रिलेटेड, इट इज फॉर द टीथ। काश मैंने अपने दांतों की इज्जत की होती। काश मैंने अपने दांतों की इज्जत की होती। आई शुड हैव रेस्पेक्टेड माई टीथ। वो कहती है कि मैंने अपने दांतों की कभी
रेस्पेक्ट, यहाँ पे रेस्पेक्ट इज नॉट दैट द रिस्पेक्ट यू गिव टू योर एल्डर्स, यहाँ मतलब मैंने उसकी देखभाल की होती, मैंने उसके बारे में सोचा होता। इंस्टेंट चॉपर, मतलब हम चॉप करते हैं ना, उसे चबाते हैं ना, इसलिए यहाँ पर चॉपर है। ठीक है, द चॉपर हेयर इज मेटाफॉर। द चॉपर हेयर इज मेटाफॉर, मतलब हम उसको चॉपर क्यों बोल रहे हैं, हम चॉप कर रहे हैं, हम बोलते हैं ना वेजिटेबल्स को चॉप किया है। सो द वर्ड चॉपर हैज बीन यूज फॉर टीथ। काश कि मैंने अपने दांतों की देखभाल की होती, बजाय उन हार्ड स्टिकी फूड को चबाने के। एंड टू बाय समथिंग इज विद माई शिलिंग, और कुछ और खरीद लेती। इतनी बेवकूफ थी, जब भी मेरे पास पैसे होते थे, शिलिंग इज मनी, शिलिंग इज मनी, आपका करेंसी। जो आपके डॉलर्स, शिलिंग्स, वो कहते काश कि मैंने अपने उन पैसों से, उन मनी से कुछ और खरीदा होता, इंस्टेड ऑफ द लॉलीज जिसको मैं लिक करती थी। लॉलीपॉप्स, लॉलीज, हियर इज द लॉलीपॉप। अगेन लॉलीपॉप्स जो है, दे आर स्वीट, एंड द लिक्विरीज मीन्स कैंडी। ऑल सॉर्ट्स आई पिक, मतलब वो हर वो छोटी छोटी चीजें, लॉलीपॉप, लिक्वरीज, शरबत डैब, छोटे बड़े, और वो पीनट ब्रिटल, मतलब सब चीजें मैं वो खाती थी जिससे मेरे दांतों को सिर्फ नुकसान पहुंचा। आई एट एवरीथिंग दैट हार्म्ड माई टीथ। My conscience gets horribly pricked. Now, conscience क्या होता है? इनर सोल। conscience क्या होता है? इनर सोल। मतलब मेरी अंतरात्मा जो है ना, अब वो चुभती है उसको, जब मैं ये सारी बातें सोचती हूँ। जब मैं ये सारी बातें सोचती हूँ कि क्या करती थी मैं, जब मुझे पैसे मिलते थे तो मैं लॉलीज खाती थी, और वो अलग अलग तरीके के लिक्विड्स होते हैं ना, वो मतलब आपकी कैंडीज, वो आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो, बुढ़ी बुढ़े की, बुढ़िया की बाल, ऐसे कुछ कुछ। देन द शरबत हेयर इज अगेन द स्वीट। कहते हैं छोटी चीज, बड़ी चीज, और वो उसका नाम क्या, पीनट्स, जो आपकी मूंगफली के होते थे, उनको मैं खाती थी। और कहती मैं वो सारी चीजें खाकर मैंने क्या किया, सिर्फ अपने दांतों को खरा। अब मेरी जो इनर सोल है ना, वो मुझे धिक्कारती है। नाउ इट हर्ट्स, बट अब मैं कुछ कर नहीं सकती, बिकॉज माई टीथ आर नॉट नाउ मोर। माई मदर शी टोल्ड मी, नो, ये वाला पेपर में काफी काफी बार आया है, दिस वन। मेरी मदर मुझे समझाती थी, माई मदर यूज टू गिव मी द एडवाइस, माई मदर यूज टू सजेस्ट मी। क्या सजेस्ट करती थी? और ये पेपर में अलग से आता, पेपर में, इफ यू गॉट अ टूथ यू गॉट अ फ्रेंड, मीन्स यू मस्ट केयर फॉर योर टी, तुम्हें अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए। दे आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स, दे हेल्प यू इन सो मेनी थिंग्स। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, हमारे मुस्कुराने में, हमारे चेहरे को अलाइनमेंट देने में। देन टू ईट, टू च्यू, एंड अगर हम उसी का ध्यान नहीं करेंगे तो क्या होगा? आई वॉज यंग देन एंड केयरलेस, बट आई पेड नो अटेंशन, बट आई पेड नो अटेंशन, मैं अपनी मम्मी की बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं करती थी। माई टूथब्रश ब्रश वॉज हेयरलेस,
आई नेवर हैड मच टाइम टू स्पेंड। मतलब मेरे जो, हमें जो है डॉक्टर्स कहते हैं दैट वी मस्ट चेंज द टूथ ब्रश ईदर आफ्टर 2 और 3 मंथ्स, और जब आपको लगता है कि उनके जो मतलब कि जो ब्रशेस, जो आपके हेयर है, दे आर बिकमिंग हेयरलेस हो रहे हैं, या दे आर बिकमिंग बिट हार्ड, आपको उसे चेंज कर देना चाहिए। बट हम लोग क्या करते हैं, अरे जब वो हमें जवाब दे देता ना, भाई अब तो मुझे चेंज कर दे, तब हम चेंज करते हैं। तो माई टूथब्रश वॉज हेयरलेस मतलब। ओ, आई शोड देम द टूथपेस्ट ऑल राइट। मतलब मेरे को लगता था मैंने दातुन कर तो लिया, टूथपेस्ट दिखा दिया मैंने ब्रश को, बस कर लिया, ठक 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 कर लिया मैंने। आई फ्लैश्ड इट अबाउट लेट एट नाइट, बट अप एंड डाउन ब्रशिंग, पोकिंग एंड फसिंग डिडंट सीम वर्थ द टाइम आई कुड बाइट। लेकिन मैं इतनी केयरलेस थी, आई वॉज सो केयरलेस दैट ब्रशिंग इट इन द राइट सेंस आई नेवर थॉट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने ब्रश, अपने जो दांत है उनको प्रॉपरली करना चाहिए। इट डिडेंट सीम वर्थ द टाइम आई कुड बाय। जितनी देर में मैं अपना मतलब खाने पीने पे ध्यान करती थी ना, उतना मैंने अपने दांतों के दांतुन करने में ध्यान नहीं किया, उनको प्रॉपरली ब्रश करने में नहीं किया। आई डिड नेवर चेक्ड इट। बस एक फ्लैश, आई फ्लैश इट अबाउट लेट एट नाइट, मतलब बस मैं एक, ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ उनको जो हूँ टूथब्रश दिखा रही हूँ, टूथपेस्ट दिखा रही हूँ, मीन्स आई डिड नॉट प्रॉपरली ब्रश। Didn't seem worth the time I could bite, मतलब everything was waste. If I had known, I was paving the way to cavities, caps and decays. अगर मुझे पता होता कि मैं ऐसा करके अपने दांतों में कैविटीज, अपने कैप कैप डलवाऊंगी, क्योंकि ऊपर से टूट गया है, सड़ रहा है, डिके, उनमें कीड़े पड़ रहे हैं, द मर्डर ऑफ फिलिंग्स, इंजेक्शंस एंड ड्रिलिंग्स। मतलब अगर मुझे पहले पता होता कि एक दिन मेरे दांतों के अंदर फिल होगा, ड्रिल किया जाएगा, उसके अंदर भरा जाएगा, देन आई वुड हैव थ्रोन ऑल माय शरबत अवे। मैंने उसी दिन शायद सब चीजें मैं उठा के फेंक दी, बट मुझे नहीं पता था। सो आई ले इन द ओल्ड डेंटिस्ट चेयर। अब मैं अपने बूढ़े डेंटिस्ट के चेयर पे अब मैं लेटी हुई हूँ। मतलब राइट नाउ शी इज इन द डेंटिस्ट place, and I gaze up his nose in despair. Despair मतलब disappointment, एकदम दुखी। और अब मैं उसकी तरफ देख रही हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज। And his drill it do whine in these molars of mine। और वो क्या कर रहा है, he is drilling। और किस पर कर रहा, मोलार्स पे। why molars यहाँ पे लिखा हुआ है, because molars are the one which develops cavities।
amalgam he will say for in there. और अब वो मुझे बोलेगा अमेलगम होता है वो आपका सिल्वरी फिलिंग। ओकेगा, बस दो दांतों में और आपको फिलिंग करनी है बस। आई जस्ट नीड टू फिल टू मोर। How I laughed at my mother's false teeth as they foamed in the waters beneath। मुझे याद है जब मेरी मम्मी के वो जो पूरा डेंचर होता था, फॉल्स टीथ मतलब डेंचर, फॉल्स टीथ मतलब डेंचर जो होता था, जब वो पानी में रखा जाता था तो मैं कैसे अपनी मदर का मजाक उड़ाती थी। शी यूज टू Not now comes the reckoning। अब वो जो मजाक है ना, that is now reckoning means making fun। It is me they are beckoning। अब वो मेरे पास वापस आ गया है। Now it looks as if they are beckoning कि अब तुम्हारी बारी है। Oh, I wish I had looked after my teeth। Again she is ending with the same refrain कि काश कि मैंने अपने दांतों की देखभाल की होती, तो then it would have never been like this। In another words, one must always be aware of his or her dental hygiene। The moral is, हाउ डू वी ब्रश। नॉर्मली हम क्या करते हैं, उठाते हैं, 1 2 3 4, हो गया। बट द राइट वे इज इन आउट, इन आउट, अप डाउन, अप डाउन, इन आउट, इन आउट, एंड देन वंस कंप्लीट एक बार पूरा, एंड देन वी हैव टू रिंस। हमारे पास टाइम नहीं होता है ना, बट बाकी सब चीजों के लिए हमारे पास टाइम होता है। And most of the people don't brush at night। In fact डॉक्टर्स कहते हैं whenever you take the food उसके बाद आपको दांतुन करना चाहिए, for a longevity, for not only for your teeth but it is also for the oral health other issues which comes। So that's a chapter, that's a poem, oh I wish I had looked after me teeth, right? As you can see there are so many what you call as different, यहाँ पर and is there, anaphora, then sweet sticky, it is आपका electrician, then much more again electrician आपका, is repeated, then my chopper, it is metaphor, I have already written it, it is metaphor, chopper is here for the teeth, and then electrician, my mother, my toothbrush was hairless, here it is
personification because the toothbrush has been personified like a human. The letter, the vowel I is repeated. Poking, fussing, didn't, time, bite, आपके सारे. Then caps and cavities, again alliteration. यहाँ पर again anaphora, that is and has been. Molars of mine, again it is also alliteration. His drill, it win. This is आपका assonance. So there are some of the poetic devices. What is the poetic rhyming scheme? I had already written in the main summary also. मैंने summary में भी लिखा है. What is the rhyming scheme? If you start teeth, beneath, chewed, foot, teeth, teeth, beneath, AA, chewed, foot, BBA. So this is the rhyming scheme of the poem. And of course, you also have enjambment. What is enjambment? Enjambment हम किसको बोलते हैं? When the lines jump to the next line without any comma, जैसे यहाँ पर है आपका, then यहाँ पर है, then इस वाले में है, they are moving. So we also have enjambment. Enjambment आपका exactly एक sentence में नहीं होता है. It can be there in different paragraphs. तो जैसे इस वाले पहले वाले में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है. You can find enjambment everywhere. So these are some of the poetic devices: alliteration, personification. Then you have assonance, किसको बोलते हैं? When you have the vowels. और anaphora कब बोलते हैं? When the letters, when the words are repeating in the next line. जैसे यहाँ पर and आपका repeat हुआ है. Again and again I'm giving you the example. So please always remember all these. क्योंकि poetic devices इस poem से particularly आते हैं. And now the poetic devices may not be identified. It might be just to आपको कुछ दे दिया जाए और आपको पूछा जाए कि इस लाइन में जो दिया है आपका सेम पोएटिक डिवाइस कौन सा है, ऐसे करके. आई हैव रिटन इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑल्सो. मैंने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी लिख दिए हैं इसके अंदर. ठीक है. So, this is the poem. Oh, I wish I had looked after me tea. A very interesting, yet I can say that it is a very purposeful poem. A poem which has a real moral. Read the poem thoroughly along with each and every word.